बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसको नाम देना रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग्स फॉक, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपने हमसे पूछते रहे हैं हमारी वीडियोस के हवाले से वक्तन फ़वक्तन, उनका मैं इज्तिमाई तौर पे आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई करूँगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको हर मैसेज का अलग से रिप्लाई नहीं कर सकती, आपकी हर क्वेरी का आपको जवाब टेक्स्ट में नहीं दे सकती। आप पूछ ज़रूर सकते हैं लेकिन उसका जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कई दफ़ा क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं बहुत तफसील के साथ आपको बताने होते हैं और कई दफ़ा टेक्स्ट में बात समझ नहीं आती। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि हमारे इस प्लेटफॉर्म का मकसद है कि आपको ब्रो साइंस से और फॉल्स इंफॉर्मेशन से बचाया जाए और आपको अथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाए। वो अथेंटिक इंफॉर्मेशन जो बड़े बड़े इदारे इंटरनेशनली और नेशनली तौर पर वो काम कर रहे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, इंसानों की, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए मुख्तलिफ़ रिसर्चेस की जा रही होती हैं और उनके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होते हैं जो कि गवर्नमेंट जो होती हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। और ये जितनी भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स होते हैं ये सर्टिफाइड होती हैं, सर्चेस हो रही होती हैं, उनके रिज़ल्ट्स जो आते हैं और जो डॉक्यूमेंट हो जाते हैं उसके ऊपर ही हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपडेट रखते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपको अपडेटेड और रीसेंट इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 10 साल पहले कोई इन्फॉर्मेशन आई और आपको दी गई तो वो एक पत्थर पे लकीर हो गई। मेडिकल जो नॉलेज है ना, या मेडिकल फील्ड है, उसकी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि उसमें आए दिन रिसर्चेस होती रहती हैं और वो रिसर्चेस डिफरेंट बेस करती हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर। मुख्तलिफ जो डिफरेंट उनको डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं उस ड्रग का या मेडिसिन्स का या उस डाइट को यूज़ किया जा रहा होता है अंडर लेबॉरेटरी कंडीशंस के, वहाँ पर उनके जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनके रिज़ल्ट्स पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट किए जाते हैं अंडर सुपरविजन। ये तमाम चीज़ें आपने जहन में रखनी होती है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अगर तो आपको मेजॉरिटी और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल रही हो जो आपके कानों को अच्छी लग रही हो, अच्छी सुनाई दे रही हो और आपकी आंखों को अच्छी दिख रही हो, तो ज़रूरी नहीं कि हम भी वही चीज़ आपको रिकमेंड करेंगे। हम वही आपको देंगे जो कि अथेंटिक होगी, जो कि बड़े इदारे या उन्होंने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिए होंगे और वो सर्टिफाइड हो। एक चीज़ ज़रूर होती है कि हम आपको एट द एंड आपको एक कंक्लूजन सा दे देते हैं, आपको अपनी एक सजेशन दे देते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने काम करना है, आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है अपनी लाइफस्टाइल में या नहीं करना, वो आपकी अपनी चॉइस है। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे हमारी पूरी टीम आपको यही कहती है और यही कहना चाहती है एक मर्तबा फिर से कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा हो, अंडरलाइंग आपको कोई डिज़ीज़ हो, तो आपने कोई भी चीज़ ना हमारे प्लेटफॉर्म से ना किसी और प्लेटफॉर्म से आपने ख़ुद से अपनी डाइट में चेंज नहीं करनी, आपने ख़ुद से कोई भी अपनी मेडिकेशन को डिसकंटिन्यू नहीं करना या आपने ख़ुद से स्टार्ट नहीं कर देनी, क्योंकि कई दफ़ा दो डिफरेंट तरह की मेडिकेशंस होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर जाती हैं, एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देती हैं। और कई दफ़ा कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जो आप लेते हैं जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही आपकी अपनी, अगर आप अपनी डाइट के अंदर उनको इंक्लूड करें तो वो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर होगी, नहीं तो वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगी। बेहतर होता है कि आपको अगर कोई भी हेल्थ इशू या आपको साइन सिम्टम्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, आपको महसूस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके असर आपको दिख रहे हैं, तो आपने किसी कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लेना है। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब, जिसके अंदर मैं आपको पहला कमेंट पढ़ती हूँ अपने एक फैमिली मेम्बर का, जिन्होंने पूछा है कि फिर वज़न कैसे कम करें अगर वर्जिश से भी कम ना हो तो इसका बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने हमसे इतना लायक समझा कि हमसे पूछें कि अब आगे फ़र्दर क्या किया जाए, आपको कौन सा इशू आ रहा है और उसको आपने कैसे सेटल डाउन करना है।
तो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि एक बैलेंस डाइट के हवाले से, और मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए थे कीटो डाइट के हवाले से। तो उसके साथ में मैंने आपको ये भी सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था कि आपने अपनी जो भी आप डाइट ले रहे होते हैं ना, आपने अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर वॉक को या एक्टिविटी को ज़रूर इंक्लूड करना है। तो इस मेंबर ने ये पूछा है कि अगर फिर भी वज़न कम ना हो, तो अगर आपका फिर भी वज़न कम ना हो और आप अपनी हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से और अपना जो आपका एक बॉडी का फ्रेम है उसके हिसाब से, जिसमें आप फर्दर और बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स को भी देखते हैं, जिसमें आपके फैमिलियल जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं। कई दफ़ा मोटापा जो होता है वो फैमिलीज़ के अंदर भी रन करता है, जेनेटिकली होता है, उस पर भी आपने ख्याल रखना है, अपने ध्यान में रखना है। आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, सीडेंट्री है या आप हर वक्त घर में बैठे रहते हैं, या आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है। उन तमाम चीज़ों के साथ अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं और तब भी आपका वज़न कंट्रोल में नहीं हो रहा, तो आपने अपनी ब्लड रिपोर्ट से कंफर्म करना है कि कहीं पे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, जिसकी वजह से आप कोई भी डाइट ले रहे हैं तो वो आपके ऊपर असर नहीं कर रही। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि थायराइड हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं, ग्रोथ हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन का मैंने जिक्र किया, हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड जब ज़्यादा हो जाते हैं थायराइड हार्मोन्स, तो उसमें वज़न कम होना शुरू हो जाता है, वो बढ़ते नहीं हैं, वो लोग बहुत ही थिन और लीन और बहुत ज़्यादा इमेसिएटेड होते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होता है। और हाइपोथायराइड के, जिनमें हार्मोनल जो होता है T3 T4 लो होता है, कम होता है, उनका भी यही इफ़ेक्ट होता है कि उनमें वज़न कम नहीं हो रहा होता उन लोगों से। वो वज़न जितना भी कम करना चाहे, जितना भी डाइट कंट्रोल कर लें, क्योंकि उनका हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। तो ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है कि अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपका वज़न कम नहीं हो रहा, तो आपने हार्मोनल जो होता है ना, अंडरलाइंग ब्लड रिपोर्ट से, वो आपने कंफर्म करना है कि कहीं पे वो तो इम्बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से आप कोई भी डाइट कर रहे हैं, आप कोई भी चाहे आप एक्टिव लाइफस्टाइल भी कर रहे हैं, आप जिम भी कर रहे हैं, आप वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर प्लीज़ अपडेट योरसेल्फ, देयर आर एसेंशियल फैटी एसिड्स, देयर आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, बट देयर आर नो एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स, सो प्लीज़ स्टॉप मिसगाइडिंग पीपल थ्रू योर इग्नोरेंस। तो ये जिस वीडियो के हवाले से आपने कमेंट किया है, या अभी तक जितनी भी हमारी इस चैनल के ऊपर हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आई हैं, वहाँ पर किसी भी डाइट में एसेंशियल का वर्ड यूज़ नहीं किया गया। तो ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि आप किसी और वीडियो को देख रहे थे, तो गलती से आपने उधर का कमेंट इधर जल्दबाजी में कर दिया। तो काइंडली पहले आप पूरा कंफर्म कीजिए, और अगर आपको फिर भी लगे कि कहीं पे हमने किसी वीडियो में किसी जगह पे एसेंशियल का वर्ड यूज़ किया है, फ़ैट के हवाले से, कार्बोहाइड्रेट के हवाले से और प्रोटीन्स के हवाले से, तो प्लीज़ में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो कितने मिनट और कितने सेकंड के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, जिसके बारे में आपने हमसे ये क्वेश्चन किया। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको रिप्लाई मिल गया होगा। अगर मैं अगले कमेंट की तरफ चलूँ तो ओल्ड स्कूल टीचिंग, एक साहब ने हमसे कहा है कि ये आप जो इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कीटो डाइट की कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, ये ओल्ड स्कूल टीचिंग है। तो इसके बारे में मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो कीटो डाइट इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1920 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ऐसे बच्चों के लिए जिनको सीजर्स थे, जिनको एपिलेप्टिक फिट्स हो रहे थे। जब उनको दी गई ये वाली डाइट, तो उसमें देखा गया कि उनके एपिलेप्टिक फिट्स जो थे वो सेटल डाउन हो गए, बहुत हद तक 100% रिकवर्ड नहीं हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया, और अगले 10 साल के अंदर फिर इस डाइट को एक्सक्लूड कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जिस वक्त एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशंस आ गई।
और उसके बाद जो फर्दर स्टडी की गई ना, उसके अंदर ये देखा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होनी शुरू हो गई। उन बच्चों में रिस्ट्रिक्टेड उनकी ग्रोथ शुरू हो गई, उनमें किडनी स्टोन की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई, क्योंकि उसमें ऑक्सिलेट बहुत ज़्यादा उनमें बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। बोन के फ्रैक्चर्स शुरू हो गए और उनकी जो ग्रोथ थी वो रिटार्डेशन हो गई, यानी कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी उन बच्चों की। उसके अलावा भी बहुत ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे गए जो आइंदा फर्दर स्टडी में देखे गए। तो इस बारे में आपके कमेंट के बारे में, आपके क्वेश्चन के बारे में, क्वेरी के बारे में इतना ही कहूँगी कि 1920 में इस डाइट को इंट्रोड्यूस किया गया। विद पैसेज ऑफ टाइम एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशंस जब आ गई, इंट्रोड्यूस हो गई, तो इस डाइट को फिर आहिस्ता आहिस्ता डिसकंटिन्यू किया गया। तब तक जिन बच्चों में, जिन लोगों को ये डाइट दी जा रही थी, उसमें इसके साइड इफ़ेक्ट भी सामने आने शुरू हो गए। और उसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट ज़रूर कहूँगी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, वो बैलेंस डाइट पे इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि उसको सबसे जो बेस्ट डाइट है ना, उसके लिए वो बैलेंस डाइट ही कहलाती है, जिसमें आपकी फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों ही आपको एक रीज़नेबल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब मसला कहाँ पर आता है कि जहाँ पे डिफरेंट डाइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, वो एक एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि हम डिफरेंट एक चीज़ को अगर बॉडी से निकाल दें या एक चीज़ को अपनी डाइट में इंक्लूड कर दें तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और कई दफ़ा कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनके अंदर आपको कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं डाइट के जो आपको एक्सक्लूड करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर लोगों को ब्लड प्रेशर है तो उसमें आपको सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अगर किसी के फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है कि उनकी जेनेटिक्स के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, वो चाहे जितना भी कम बाहर से कोलेस्ट्रॉल ले, लेकिन जो उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बना रहा होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो ऐसे लोगों को ही आपने डिफरेंट तरह की डाइट देनी होती है। कुछ लोगों को सीलिक डिजीज़ होती है, उसके अंदर उनकी डाइट डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को फूड की एलर्जी होती है किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट से, वो फिर आपको डाइट से एक्सक्लूड करना पड़ता है, लेकिन वो आपको एक्सपर्ट्स एक्सक्लूड करते हैं या आपको प्रॉपर उनकी मैनेजमेंट की जाती है, उनको अंडर सुपरविजन ही उस डाइट को आपको दिया जाता है। अगर एक नॉर्मल इंसान है, वो अपनी डाइट में इस तरह की चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, तो उसको ख्याल रखना चाहिए कि नेचर हमेशा उसी को ही फेवर करती है जो नेचर के साथ चलता है। जो नेचर के अगेंस्ट जाता है, नेचर सिर्फ उसको उसी हद तक ही फेवर करती है कि वो ख़राबी को सही कर पाए। अगर किसी को ब्रेस्ट इम्प्लांट की ज़रूरत है और वो अपनी एस्थेटिकली उसको ब्रेस्ट इम्प्लांट कर रहा है, किस रीज़न की वजह से, कि बस उसको इस तरीके का दिखना है लोगों को, तो वो गलत है मेरे हिसाब से। बाकी ज़मीर हर इंसान का अपना है, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मेस्टेक्टमी हो गई है, तो वो अपने नेचर के वाइज जो उसकी एक बॉडी बनाई गई थी, वो उसकी वजह से एक अपनी ब्रेस्ट इम्प्लांट कर रहा है अपनी बॉडी में, उसके लिए वो सर्जरी करवा रहा है, तो उसको नेचर फेवर करती है। प्लीज़ काइंडली मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चेंज ना किया करें कि जो नेचर के अगेंस्ट हो। नेचर अपने अगेंस्ट कोई भी चीज़ फेवर नहीं करती, वो हमेशा उसी को ही फेवर करती है जो नेचर के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक एक डिज़ाइन की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उनका रिप्लाई आपको समझ आ रहा होगा। उसके बावजूद भी अगर आपके जहन में कोई क्वेरी आती है तो आप काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। हम किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी टाइम पे हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलते हैं अगले कमेंट की जानिब, जिसमें हमारे बहुत ही प्यारे फैमिली मेम्बर ने हमसे अगला क्वेश्चन डायबिटीज़ के हवाले से किया है, किडनी फेलियर के हवाले से किया है। लीजिए, स्क्रीन पर है और मैं आपके सामने रीड करती हूँ। किडनी की तबाही हमेशा डायबिटीज़ से होती है। अगर कार्ब लेते रहेंगे तो डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल होगी?
जब डायबिटीज़ हाई रहेगी तो किडनी का काम तमाम। बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट का, आपने अपनी समझ के मुताबिक किया। हम अपने नॉलेज के मुताबिक आपको इसका रिप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि आप कंफर्म कर लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए कि किडनी फेलियर की वजह सिर्फ डायबिटीज़ नहीं होती, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। हाँ, एक रीज़न आप डायबिटीज़ ज़रूर कह सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात कहूँ तो ऑटो इम्यून डिज़ीज़, जिसमें अपनी ही बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म अपने ही अगेंस्ट हो जाता है। उसके अलावा और बहुत रीज़न्स होते हैं, फैमिलियल आ जाता है, जेनेटिक आ जाता है, जिसमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, अगेन वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से किडनी डैमेज होता है। तो डायबिटीज़ ही एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से किडनी डैमेज। डायबिटीज़ के बारे में मैं आपको एक पॉइंट ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को डॉक्यूमेंटेड है कि वो डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है और अर्ली स्टेजेस के ऊपर ही उसकी डायबिटीज़ उसकी डॉक्यूमेंट हो गई है, पता चल गया है, और वो अपनी बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है नॉर्मल रेंज के अंदर, तो कभी भी उसको किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं होगा उसके हाई शुगर लेवल की वजह से। लेकिन अगर एक मर्तबा उसका शुगर लेवल हाई की वजह से उसका कोई भी ऑर्गन डैमेज हो गया है तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो परमानेंट होता है, उसका रिवर्स नहीं होता। अगर आंखों को डैमेज हो गया है तो परमानेंट है, अगर किडनी डैमेज हो गया है तो परमानेंट है। हाँ, उसको फर्दर डैमेज होने से रोका जा सकता है। एक बात कंफर्म कर लीजिए कि डायबिटीज़ ही मेन रीज़न नहीं है किडनी डैमेज होने का। आपने अगला जो पॉइंट रेस किया है कि अगर आप कार्ब लेते रहेंगे तो आपकी डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल होगी, तो काइंडली आप एक दफ़ा रीविज़िट कीजिए, उस वीडियो को रीवॉच कीजिए कि मैंने वहाँ पर आपको कहा है कि आपने रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने। आपने लो कार्ब आपने लेने हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देना कि आपकी बॉडी में फ़ैट ही एज अ फर्स्ट फ्यूल यूज़ हो। हमारे एक बहुत ही प्यारे फैमिली मेम्बर ने हमसे एक और अपना कमेंट, अपना व्यू डिस्कस किया है। लीजिए, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बहुत पेचीदा और मुश्किल बातें थीं। आप टॉपिक को खामखा मुश्किल कर रही हैं। सीधी बात है, लो कार्ब ही फ्यूचर डाइट है, कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ही ख़राबियों की जड़ है। तो सर, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ख़राबियों की जड़ नहीं है। अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे और फैट डाइट को ही आप एज अ सोल, आप अपनी एनर्जी फ्यूल के तौर पर लेंगे और आप उसको लेते ही चले जाएंगे, परमानेंट रखेंगे, तो वो भी आपको डैमेज कर सकता है। उसके अलावा पेचीदा और मुश्किल बातें नहीं हैं। फ्यूचर डाइट जो है वो लो कार्ब है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं है। उस वीडियो में भी आपको क्लियरली कहा गया है कि बैलेंस डाइट लीजिए, लिमिट ना बहुत ज़्यादा कर दीजिए कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बजाय फर्स्ट जो फ्यूल है वो आपकी बॉडी आपका कीटो डाइट के कीटोसिस के थ्रू ले। ऐसा ना हो कि कीटोन बॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, वो ना सिर्फ किडनी को डैमेज करे बल्कि आपके ब्रेन को भी डैमेज करे। आपके एब्डोमिनल सिम्टम्स भी, जिसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया और बहुत ढेर सारी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आपको डेवलप होने शुरू हो जाएं। बेहतर है कि अपनी डाइट को हमेशा बैलेंस में ही रखिए। एक और हमारे फैमिली मेम्बर जिन्होंने हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और उनके मुताबिक लेमन, विनेगर, पिंक हिमालयन साल्ट लेने से मिनरल की कमी नहीं होती। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी इंसान को ऑलरेडी एब्डोमिनल अल्सर्स हैं, उसको पेट में तेज़ाबियत ज़्यादा है, तो लेमन और विनेगर उसके लिए लेना ठीक नहीं है। अगर किसी को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और आप उसको कीटो डाइट दे रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर जो है वो उसका वर्स होगा, उसका ख़राब होगा, बहुत ही लो पे चला जाएगा, क्योंकि वाटर कंटेंट तो आपकी बॉडी में से निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब अगर उस वाटर कंटेंट को लेने के लिए आप बाहर से कोई सॉल्ट डालते हैं तो वो आपके ब्लड प्रेशर को वर्स करेंगे। तो बेहतर नहीं है कि आप बैलेंस डाइट लें और आप सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा कर दें। उसके अलावा मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, और जिन लोगों को ये रिकमेंड किया जाता है ना, उनको कीटो डाइट के साथ
मल्टीविटामिन्स और सॉल्ट इंटेक भी दी जाती है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप एक तरफ डाइट को इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि उसकी जो बेसिक नीड है बॉडी की, मल्टीविटामिन्स की, मिनरल्स की, वही इतनी कम होती जा रही हैं कि आपको साथ ऐड करनी पड़ रही हैं, आपको एडिटिव के तौर पर वो चीज़ें लेनी पड़ रही हैं, तो क्या आप जस्टिफाई करते हैं कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है? अनटिल अनलेस कि आपको कोई ऐसा मेडिकल इशू हो जिसकी वजह से आपको वो डाइट कंसल्टेंट अंडर सुपरविजन, अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स, रेगुलेशंस के वो दे। सो अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल किया करें और ऐसी कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में, अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड ना किया करें जिसका फ़ायदा होने के बजाय वो नुकसान हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जितने भी आप लोगों की क्वेरीज हैं उनके मैं रिप्लाई कर सकी हूँ, आपको अच्छे लगे होंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऑथेंटिक नॉलेज के लिए ज़रूर आएंगे और अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरी होगी तो आप हमारे साथ शेयर ज़रूर करेंगे, अपने कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।